Good evening, dear students. Let us discuss about few terms related to AC. AC के संबंधित कुछ पद हैं, जो कुछ टर्म्स हैं जो बार बार आते हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे जनरेशन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ AC। आज डिस्कस करेंगे विभिन्न जो टर्म्स हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वेवफॉर्म, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, different relationship between frequency, time period, angular velocity and relationship between number of pole, speed of the generator and frequency। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। टर्म्स रिलेटेड टू AC। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया जनरेटेड EMF, उसका समीकरण लिखा था हमने इक्वल टू EM sin ओमेगा t। ये EMF को जब वोल्टेज के रूप में लिखा जाता है तो लिखा जाता है V इक्वल टू VM sin ओमेगा t। इसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है दिस पार्ट, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक मान। इसको स्मॉल लेटर में हमेशा लिखते हैं क्योंकि इसका मान कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। इट ऑलवेज चेंजेज इट्स मैग्नीट्यूड, हमेशा ये चेंज होता रहता है, इसलिए इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। राइट हैंड साइड में ये जो है इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं या पीक वैल्यू बोलते हैं। ये महत्तम मान होता है वोल्टेज का या धारा का, जो भी है। और ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, इसके बारे में हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इसके बहुत से रूप हैं, विभिन्न रूपों में ये लिखा जाता है, जैसे कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इक्वल टू EM साइन ओमेगा की जगह पे 2 पाई f इंटू टी लिखा जाता है समटाइम्स ऐसे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू EM साइन 2 पाई अपॉन t इंटू टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस AC। बहुत से रूप में इसको लिखा जाता है EMF इक्वेशन को। करंट अगर होगी तो करंट को कैसे लिखेंगे, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा t, इस तरह से। या I इक्वल टू IM साइन 2 पाई f इंटू टी, या 2 पाई अपॉन t इंटू टी। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ AC। वी राइट देम इन डिफरेंट फॉर्म्स, बहुत रूपों में लिखते हैं। तो कुछ टर्म्स होते हैं AC के रूप में, AC में जो आते हैं बार बार, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये लेफ़्ट हैंड साइड, दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। ये क्या होता है, क्या होता है ये तात्क्षणिक मान? देखिए, इसका मान हमने डिस्कस किया कि ये वोल्टेज है, सपोज V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t है, या करंट है I इक्वल टू IM साइन ओमेगा t। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में है, इसी को तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इट इज़ ऑलवेज रिटन इन ए स्मॉल लेटर। ये क्या होता है, ये तात्क्षणिक मान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्षण विशेष पर मान होता है। देखिए, इस राशि का मान कभी कांस्टेंट नहीं होता है, हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। Its value is not constant, its value is changing every instant of time and its direction changes at every half cycle। यहाँ तो देखिए, यहाँ मान लीजिए कोई इंस्टेंट है, इसको इंस्टेंट बोलते हैं, क्षण। तो इस क्षण पे मान कितना है, I1। देखिए, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कब, T1 पे। सो दिस इज़ T1। दूसरा क्षण ले लीजिए T2, इस क्षण पे मान कितना है इसका, I2। तो I2 मान कब है, इंस्टेंट T2 पे। तीसरा क्षण ले लीजिए T3, इस क्षण पे मान कितना है इसका, I3। दिस इज द वैल्यू I3। तो I3 मान कब है, T3 पे। इसी प्रकार T4 टाइम पे मान कितना है, I4। T5 पे मान कितना है, I5। T6 पे मान कितना है, I6। T7 इंस्टेंट पे मान कितना है, I7। T8 इंस्टेंट पे मान कितना है, I8। इस तरह से Tn इंस्टेंट पे मान कितना है, In। सो ये इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जैसे इसका मान, ये मान लीजिए ओमेगा t एक्सिस है, सपोज दिस इज ओमेगा t एक्सिस। तो इसका मान ओमेगा t इक्वल टू 0 पे कितना है, 0। तो ये ओमेगा t इक्वल टू 0 पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इसका मान ओमेगा t इक्वल टू पाई बाई 2 पर कितना होता है, मैक्सिमम, दिस IM।
ये करंट का समीकरण है, करंट का वेव डायग्राम है। तो IM है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंट ये है, दिस इज इंस्टेंट, दिस इज इंस्टेंट एंड दिस इज वैल्यू, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे मान कितना है इसका, ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे इसका मान है 0। ये तो ये इंस्टेंट है, पाई इंस्टेंट है और इस इंस्टेंट पे जो वैल्यू है उसी को इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर प्रत्यावर्ती राशि का मान तात्क्षणिक मान कहलाता है। वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये। और ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है ये समीकरण में लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में ये दिस स्मॉल लेटर में दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान है। और ये जो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसमें जो अक्ष होती है वाई एच, दिस एक्सिस, अगर ये करंट है तो स्मॉल लेटर में, अगर ये वोल्टेज है तो स्मॉल लेटर में। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का ही अक्ष है, दिस वाई एक्सिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमेशा चेंज होता रहता है, इसका मान हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दूसरा होता है वेव फॉर्म, वेव फॉर्म। ये दिख रहा है एक वेव फॉर्म, ऐसा एक कर्व दिख रहा है, इसी को वेव फॉर्म कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वेव फॉर्म। अभी ये क्या हम डिस्कस कर रहे थे, ये डिस्कस कर रहे थे, पहला हमने डिस्कस किया इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान, दूसरा वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म क्या है, इट इज़ अ कर्व, इट इज़ अ कर्व, एक ग्राफ होता है, वक्र होता है ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, प्रत्यावर्ती राशि के जो तात्क्षणिक मान हैं उनका एक ग्राफ होता है, कर्व होता है, उसी को कहते हैं वेव फॉर्म। फॉर एग्जांपल दिस, इसका तात्क्षणिक मान कैलकुलेट कर लीजिए, T1 पे, T2 पे, T3 पे, अलग अलग जैसे ये मान हमने निकाला है। तो ये बिंदु रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, यू गेट दीज डॉट्स। ये कैसे डॉट्स मिल रहे हैं, हमको ये डॉट मिल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू से। वी हैव द इंस्टेंट, वी हैव द वैल्यू, प्लेस द इंस्टेंट एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू एंड प्लेस द डॉट्स। अब क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे, इनको आपस में मिला देंगे तो इससे एक वक्र मिलेगा। अभी आप इंस्टेंट आगे ले जाएंगे पाई से 2 पाई के बीच में तो माइनस में आएगा, ऐसे ऐसे मान आएंगे, ऐसे 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 मान आएंगे। इन सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ देंगे। इफ़ यू ज्वाइन दीज पॉइंट्स यू गेट अ कर्व लाइक दिस एंड दिस कर्व इज कॉल्ड वेव फॉर्म। तो ये वेव फॉर्म क्या है, इट इज़ अ कर्व, वेव फॉर्म इसी को बोलते हैं। वेव फॉर्म इज़ अ कर्व ऑब्टेन्ड बाय plotting instantaneous value of an alternating quantity. It is a curve of instantaneous value of alternating। प्रत्यावर्ती राशि के तात्क्षणिक मानों का जो वक्र होता है उसको वेव फॉर्म बोलते हैं। तो इस वेव फॉर्म को बोलते हैं साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। तो ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, साइनोसॉइडल, ये इसको ज्यावक्र कहते हैं, ज्यावक्र। तो इसका वेव फॉर्म ऐसा है। अगर वेव फॉर्म ट्रिंगुलर होगा तो उसको कहेंगे ट्रिंगुलर, वेव फॉर्म अगर स्क्वायर होगा तो उसको कहेंगे स्क्वायर। तो इसी के कई रूप हैं।
तो इसका साइनोसाइडल वेव फॉर्म है। तो दिस इज़ कॉल्ड वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म है। कैसे मिला? ये तात्क्षणिक मान का एक कर्व है, तात्क्षणिक मान को रखा, ये तात्क्षणिक मान, क्षण रखा, ये क्षण रखा, मान रखा, क्षण रखा, मान रखा, क्षण रखा, मान रखा, ये इस तरह से क्षण और मान रखते गए। वी हैव दीज पॉइंट्स एंड जॉइन दीज पॉइंट्स, इनको आपस में मिला देंगे तो ये बन जाएगा वेव फॉर्म। दिस इज अ कर्व which is obtained by plotting instantaneous value of alternating quantity। अब अगला डिस्कशन है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग साइकिल क्या है, व्हाट इज साइकिल, चक्र, हिंदी में बोलते हैं चक्र। तो देखिए चक्र क्या है, ये मान लीजिए साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड है, आइदर इट इज़ वोल्टेज और इट इज़ करंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वोल्टेज भी होगा या करंट भी होगा। ये महत्तम मान कहलाता है, आपको मालूम है, दिस इज़ मैक्सिमम वैल्यू। ये पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है? 90 डिग्री पे। ये निगेटिव पीक है, कब मिलता है? 270 डिग्री पे। ये आपको मालूम है, दिस इज़ Vm अगर वोल्टेज है, अगर करंट है तो Im। दिस इज़ माइनस Vm इफ़ इट इज़ वोल्टेज, अगर करंट है तो माइनस Im। सो दिस इज कॉल्ड वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म है। तो साइकिल क्या है? ये इसको बोलते हैं साइकिल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वन सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज एंड वन सेट ऑफ negative values of alternating quantity called साइकिल, चक्र बोलते हैं। देखिए धन मानों का एक सेट, दिस धन मानों का एक कंप्लीट सेट, ये वन सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, ये हो गया, और ऋण मानों का एक कंप्लीट सेट, ये वन सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज एंड वन सेट ऑफ निगेटिव वैल्यूज, ये यहाँ से यहाँ तक ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड साइकिल। ये साइकिल है, ये वन साइकिल, चक्र, वन फुल साइकिल बोलते हैं इसको, फुल साइकिल, फुल साइकिल ये। तो हाफ साइकिल क्या है? हाफ साइकिल, अर्ध चक्र क्या है? आइदर वन सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज और one set of negative values of alternating quantity called half cycle, half, ये हाफ साइकिल है, दिस इज हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल है, धन मान का एक सेट अथवा ऋण मान का एक सेट, ये हाफ साइकिल है। तो फुल साइकिल ये है। तो फुल साइकिल का स्पैन कितना होता है? फुल साइकिल का स्पैन होता है 360 डिग्री। देखिए यहाँ से यहाँ तक है, कितना एंगल कुल है? 360 डिग्री। इसको रेडियन में 2 पाई भी लिखते हैं, 360 डिग्री या 2 पाई। हाफ साइकिल का स्पैन कितना होता है? यहाँ तक कितना है? 180 डिग्री, या इसको पाई भी कह सकते हैं। तो हाफ साइकिल का स्पैन ये होता है 180 डिग्री और पाई, 180 डिग्री या पाई, ये हाफ साइकिल है। तो ये साइकिल है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये साइकिल को रिपीट करता है, प्रत्यावर्ती राशि बार बार, इट रिपीट्स इट्स शेप। इसके बाद होता है साइकिल, ये हो गया। उसके बाद होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? आवर्तकाल जिसको बोलते हैं, आवर्तकाल।
ये होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ये समय होता है, इट इज़ टाइम। ये एक चक्र को पूरा करने में प्रत्यावर्ती राशि द्वारा लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। इसका मात्रक होता है सेकंड, इट इज़ टाइम। ये है टाइम पीरियड, ये दिस इज़ टाइम पीरियड। ये आवर्तकाल है, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ये टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। देखिए ये टाइम पीरियड है। ये यहाँ से यहाँ तक ये है टाइम पीरियड। वन साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये मिला करके एक साइकिल बनता है। दिस इज़ वन साइकिल एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। इसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। इसको एफ से डिनोट करते हैं हम लोग, टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं। तो आवृत्ति क्या है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल completed by alternating quantity per second called frequency. It is denoted by F. ये है एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या। ये चक्र है, अगर एक सेकंड में इस तरह के जितने चक्र बनेंगे वही फ्रीक्वेंसी है। अगर एक चक्र बनता है एक सेकंड में तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका मात्रक साइकिल पर सेकंड भी होता है या इसका मात्रक हर्ट्स भी होता है, या जेड। 1 हर्ट्स इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। तो ये 1 हर्ट्ज और 1 साइकिल पर सेकंड दोनों बराबर होते हैं। तो अगर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब क्या है? 50 साइकिल पर सेकंड बनते हैं वहाँ पे। 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में इस तरह के 50 साइकिल बनते हैं। अगर एसी में तो उसको कहते हैं 50 हर्ट्ज। एक सेकंड में इस तरह के 50 साइकिल अगर बनते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब 50 साइकिल प्रति सेकंड। 50 साइकिल प्रति सेकंड का मतलब वोल्टेज 50 बार धन जाएगा एक सेकंड में और 50 बार ऋण जाएगा एक सेकंड में किसी बिंदु पर। तो ये अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इस बिंदु पर 50 टाइम्स प्लस 50 टाइम्स माइनस होगा वोल्टेज एक सेकंड में। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड है 50 हर्ट्ज, मानक है ऑलवेज, ये नेशनल स्टैंडर्ड है। 50 हर्ट्ज का मतलब 50 साइकिल पर सेकंड, 50 टाइम्स पॉजिटिव 50 टाइम्स नेगेटिव। दिस अल्टरनेटिंग voltage is completing 50 cycles per second. 50 times it is going positive and 50 times it is going negative. 50 बार ये बन रहा है एक सेकंड में और 50 बार ये बन रहा है एक सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी कहेंगे 50 हर्ट्ज। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके आपस में रिलेशन भी होता है। रिलेशन के पहले हम ये डिस्कस कर लें कि इसमें एक और टर्म होता है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। हाफ साइकिल अभी डिस्कस कर रहे थे, उसको अल्टरनेशन भी बोलते हैं, कृपया याद रखिए। हाफ साइकिल इज आल्सो कॉल्ड अल्टरनेशन। अल्टरनेशन का मतलब है ये अल्टरनेट होता है। इसके बाद ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद अल्टरनेट होता है नेगेटिव, नेगेटिव हाफ के बाद अल्टरनेट होता है पॉजिटिव। दिस इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन।
एम्पलीट्यूड की मैं बात कर रहा था, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आयाम, ये एम्पलीट्यूड है, आयाम है, महत्तम मान। ये ए मैक्स, दिस इज एम्पलीट्यूड। अगर वोल्टेज है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है, वी मैक्स, वी एम। दिस करंट है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है, आई एम, आई मैक्स। सो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अभी हम डिफरेंट क्वांटिटीज डिस्कस कर रहे थे, इनका आपस में रिलेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है। टाइम पीरियड जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, और फ्रिक्वेंसी ये जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, इनका आपस में क्या संबंध होता है। सम टाइम्स टाइम पीरियड हमको मालूम होता है, फ्रिक्वेंसी नहीं मालूम होता है, तो फ्रिक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। सम टाइम्स फ्रिक्वेंसी मालूम होता है, टाइम पीरियड नहीं मालूम होता है, तो ये रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो फ्रिक्वेंसी की डेफिनीशन क्या होती है, फ्रिक्वेंसी एफ, ये होती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, पर सेकंड, उसी को कहते हैं फ्रिक्वेंसी। मान लीजिए फ्रिक्वेंसी एफ है, तो इसका मतलब है एफ साइकिल पर सेकंड बन रहा है। एफ अगर फ्रिक्वेंसी एफ है सपोज़, तो एफ साइकिल पर सेकंड बन रहा है, यानी एफ चक्र लगाता है, एफ साइकिल बनाता है 1 सेकंड में। तो 1 साइकिल बनाने में कितना समय लगेगा, ये 1/f सेकंड में बनेगा। और 1 साइकिल बनाने में जो समय लगता है उसी को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, t। सो t इक्वल टू 1/f, या कह सकते हैं f इक्वल टू 1/t। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। Sometimes we have to convert time period into frequency, and sometimes we are required to convert frequency into time period. So through this relationship, जैसे कि ऐसे लिखा रहता है v इक्वल टू वी एम साइन 2πf इंटू टी, ऐसे लिखा रहता है। तो इसको f की जगह पे हम 1/t भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगा वोल्टेज का, v इक्वल टू वी एम साइन 2πf की जगह पे 1/t लिख देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा दिस। ये इस रूप में लिख सकते हैं। ये रिलेशन होता है टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी का, हमने देख लिया। अब दूसरा रिलेशन होता है फ्रिक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, या टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी। टाइम पीरियड t, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनका क्या संबंध होता है। तो देखिए ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ये इसको 360 डिग्री भी बोलते हैं 1 साइकिल, इसको 2π भी बोलते हैं। दिस इज ओमेगा t और थीटा। This is magnitude instantaneous value, either it is I or it is V। तो यहाँ से देखिए एंगल कितना इसने ट्रेस किया एक साइकिल में, 2π एंगल, टोटल एंगल कवर्ड इन 1 साइकिल, कितना हुआ एंगल कवर्ड हुआ, 2π। और समय कितना लिया इसने, टाइम टेकन, ये टाइम लिया कैपिटल T। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो होगी एंगल जितना कवर किया गया और दिया कितना समय में, उससे भाग दे देंगे तो मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, एंगल टोटल एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t। और आपको मालूम है कि 1/t को f भी कह सकते हैं, तो ये होता है ओमेगा इक्वल टू 2πf आल्सो। सो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड टाइम पीरियड t एंड फ्रिक्वेंसी f। ये तीनों आपस में इस प्रकार से रिलेटेड होते हैं। If you know the value of omega
you can find t. If you know the value of t, you can find omega. Similarly, if you know the value of omega, you can find f, and if you know the value of f, you can find the value of omega. So they are interconvertible. We can change them, we can interconvert them. So this relationship is also very important, because वोल्टेज कभी कभी लिखा रहता है v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के रूप में, तो इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। ओमेगा की जगह पे आप 2 पाई अपान टी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल v इक्वल टू वी एम साइन 2 पाई अपान टी इंटू दिस टी, या इसको f के रूप में लिख सकते हैं। सो यू शुड नो द रिलेशनशिप, एंड बाय नोइंग दीज रिलेशनशिप्स वन कैन ईजिली इंटरकन्वर्ट देम। अभी मैं एम्पलीट्यूड की बात कर रहा था, ये है वी एम दिस। अगर ये करंट का वेव डायग्राम होता तो आई एम, ये इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम। देयर इज़ वन मोर रिलेशनशिप विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ये क्या है? पी क्या है? नंबर ऑफ फील्ड पोल। एन क्या है? और जनरेटर्स रोटेशन स्पीड, रोटेशन स्पीड। इन आरपीएम, आरपीएम में स्पीड है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ। इसकी बातें हम कर रहे थे। हमने बताया था कि जनरेटर को स्पीड बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, स्पीड घटाने से फ्रीक्वेंसी घट जाती है। तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है? हाउ स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, दिस स्पीड इन आरपीएम एंड फ्रीक्वेंसी इन एफ हर्ट्स, हाउ दे आर रिलेटेड। जनरेटर की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कैसे बढ़ती घटती है स्पीड से। हम बता रहे थे कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज मेंटेन किया जाता है। तो कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या फ्रीक्वेंसी के साथ में इसका रिलेशनशिप है, ये देखते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस रिलेशनशिप। फ्रीक्वेंसी की डेफिनीशन से हम चलते हैं। लेट अस मूव फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डेफिनीशन। आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनीशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनीशन क्या होती है? एफ, ये इसकी डेफिनीशन क्या होती है? ये होती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ को नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड इनटू नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड को नंबर ऑफ साइकिल नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड इनटू नंबर ऑफ साइकिल पर रिवोल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे दो भाग में हमने ब्रेक कर दिया इसको अगर आप कैंसिल करेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भाग तो बचेगा नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, ये फाइनली बचेगा ये। तो इसलिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऊपर और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन नीचे गुणा कर दिया, तो इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड इनटू नंबर ऑफ साइकिल पर रिवोल्यूशन, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड कितना होगा? यहाँ से आइए, यहाँ से n आरपीएम है, n चक्कर लगाता है
n चक्कर लगाता है 60 सेकंड में, 60 सेकंड में या 1 मिनट में। तो 60 सेकंड में अगर n चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? 1 सेकंड में। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड कितना हो जाएगा? n/60। 1 सेकंड में इतना चक्कर लगाएगा, n/60। ये n/60 रिवोल्यूशन पर सेकंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड कितना होगा? n/60। कैसे? n चक्कर लगाता था 60 सेकंड में, n RPM स्पीड है, n चक्कर 60 सेकंड में। 60 सेकंड में अगर n चक्कर लगाता है, 60 सेकंड में अगर n चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? n/60। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा n/60। तो f इक्वल टू ये भाग हो जाएगा n/60 इंटू नंबर ऑफ साइकिल पर रिवोल्यूशन। ये कैसे पता चलेगा? देखिए, जब हम जनरेटर डिस्कस कर रहे थे तो हम बता रहे थे कि ये जो है चालक है, ये घूमते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे फील्ड है। तो ये कंडक्टर कट करते हैं इन लाइन को, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। इन कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे जब कंडक्टर होता है, हमने बताया था ये है ये इंटरपोलर रीजन है, ये से दोनों पोलों के बीच का ये क्षेत्र है, ये भाग। यहाँ पे जब चालक होता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल मूव करता है। मान लीजिए ये रोटर रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, किस स्पीड से घूम रहा है? n RPM से। जनरेटर्स रोटेशन स्पीड इन RPM, इस स्पीड से घूम रहा है। अब ये इस स्पीड से घूम रहा है, तो इसमें ये हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ साइकिल, कितने साइकिल बनेंगे जब ये 1 चक्कर लगाएगा। तो इसमें ईएमएफ पैदा होगा, आपको मालूम है, ये बात मालूम है। ये चालक जब 1 चक्कर लगाएगा तो इसमें कितने साइकिल बनेंगे, यही हम निकालना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड दी नंबर ऑफ साइकिल पर रिवोल्यूशन। ये जब 1 चक्कर लगाएगा, ये रोटर या ये चालक जब यहाँ से चलेगा, यहाँ आएगा, वापस यहाँ आएगा, तो हो जाएगा नंबर ऑफ साइकिल पर रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन में 1 चक्कर लगाने में कितना साइकिल बनाएगा। यहाँ पोलों की संख्या देखिए कितने हैं? 2 पोल। देयर आर 2 नंबर ऑफ पोल, नॉर्थ साउथ, लाइन नॉर्थ टू साउथ होता है। यहाँ जब चालक होता है तो हमने बताया था ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, इस दिशा में चल रहा है, अगर ये तो पैरेलल में है, तो यहाँ पे ईएमएफ पैदा होगा 0। इस समय जो वोल्टेज पैदा होगा 0। इसके बाद ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और ये इस समय मूव इस दिशा में कर रहा है, कट करेगा, ईएमएफ पैदा होगा। यहाँ आएगा तो और ज़्यादा एंगल से कट करेगा, यहाँ आएगा तो और ज़्यादा एंगल से कट करेगा, यहाँ आएगा तो 90 डिग्री से कट करेगा। ये 90 डिग्री पे मूव कर रहा है इस समय। तो इस समय इसका मान कितना होगा V का? इस समय मान होगा Vm, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच गया। इसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा तो ये फील्ड इधर है, ये इधर को मूव कर रहा है, फील्ड इधर है, ये इधर को मूव कर रहा है, फील्ड इधर है, ये इधर को मूव कर, फील्ड इधर है, ये इधर को मूव कर रहा है। यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा, पैरेलल मूव कर रहा है, फील्ड इधर, ये इधर को। तो इस समय वोल्टेज कितना पैदा होगा? अगेन 0। इसके बाद फिर ये नॉर्थ पोल में जाएगा चालक। अभी यहाँ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा करंट की जो डायरेक्शन मिलेगी। मान लीजिए इस समय करंट की जो डायरेक्शन मिलती है, क्रॉस मिलती है, सपोज़ क्रॉस अंदर की तरफ,
तो ये चालक जब यहाँ से घुसेगा नॉर्थ पोल में तो इसमें हो जाएगी डॉट। कैसे हो जाएगी? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से, ये हम बता चुके हैं आपको। यहाँ आएगा तो ये फिर जो है मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा और आगे जाएगा और ज़्यादा एंगल से, और आगे जाएगा और ज़्यादा एंगल से कट करेगा। ये चालक और ज़्यादा एंगल से कट करेगा। ये चालक 90 डिग्री के एंगल से कट कर रहा है, तो यहाँ पे फिर से V हो जाएगा Vm मैक्सिमम। पहले अगर Vm था तो ये इस बार माइनस Vm होगा, क्योंकि डायरेक्शन इस बार अपोजिट होगी। इसके बाद फिर ये देखिए इस एंगल से, फिर ये इस एंगल से, फिर ये एंगल कम होता जा रहा है, यहाँ फिर 0। तो एक चक्कर लगाएगा तो 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर निगेटिव में मैक्सिमम, फिर 0। अगर आप इसका कर्व ड्रा करेंगे, ओमेगा टी का मान 0, इसका मान 0। ओमेगा टी का मान ये 90 डिग्री पे आया था तो मैक्सिमम, तो ये 90 डिग्री पे इसका मान हो जाएगा मैक्सिमम। 180 डिग्री पे 0, ये 180 डिग्री है, इस पे 0 आ जाएगा इसका मान घट के। 270 डिग्री पे इसका मान माइनस Vm, ये माइनस Vm। ये 180 डिग्री पे आया था, ये 90 डिग्री पे आया था, ये 0 डिग्री पे आया था। 270 पे माइनस Vm, दिस इज़ प्लस Vm, दिस इज़ माइनस Vm ये। और 360 डिग्री पे जब आया था घूम के एक चक्कर तो फिर से 0। ये बना एक चक्कर में। तो कितने साइकिल बने पर रिवोल्यूशन? पर रिवोल्यूशन बना 2 साइकिल। 2 साइकिल नहीं है, दिस इज़ 1 साइकिल। 1 साइकिल पर रिवोल्यूशन कब बना? जब पोलों की संख्या, पोल जो है 2 थे। 2 पोल में एक चक्कर लगाने में 1 साइकिल बनेगा। दिस इज़ वेरी क्लियर। नंबर ऑफ साइकिल पर रिवोल्यूशन कितना होगा? 1। कब? जब पोल 2 होंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इस बार पोल हमने बनाए हैं 4, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। यहाँ फील्ड कैसा होगा? ऐसा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे। ये लाइन यहाँ जाएंगी, यहाँ से लाइन आएंगी, यहाँ जाएंगे ऐसे। चलो अगेन वही लगाते हैं, सेम वही चालक है। एक चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कितने साइकिल इस बार बनता है। चालक को एक चक्कर लगाने में या रोटर को एक चक्कर लगाने में कितने साइकिल बनेंगे, ये देखते हैं। हम जनरल फार्मूला निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर रिवोल्यूशन। 2 पोल में तो 1 साइकिल बना था, 4 पोल में कितना बनते हैं देखिए। यहाँ से चालक चला देखिए तो यहाँ मैक्सिमम होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे घूम रहा है ये। इस समय मान लीजिए घूम रहा है दिशा में या RPM से, यहाँ मैक्सिमम। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे V इक्वल टू Vm है। इसके बाद यहाँ पे इसका मान कम होगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे घूम रहा था, यहाँ कम एंगल है। ये इंटरपोलर रीजन है इस बार, ये बीच में। यहाँ जो है चालक 0 EMF यहाँ पैदा होगा। यहाँ जब पहुँचेगा चालक तो 0 EMF पैदा होगा इस बार। 2 पोलों के बीच में जब पहुँचता है तो उसमें EMF पैदा होता है 0। तो यहाँ से यहाँ आया थीटा, अगला जो थीटा है, थीटा यहाँ पे जब पहुँचा, पहले इसका मान Vm था, इसके बाद यहाँ पहुँचा 0 हुआ, फिर यहाँ पहुँचा माइनस Vm हुआ, फिर यहाँ पहुँचा फिर 0 हुआ, फिर यहाँ पहुँचा फिर Vm हुआ, फिर यहाँ पहुँचा फिर 0 हुआ, इसके बाद फिर यहाँ पहुँचा माइनस Vm हुआ, यहाँ पहुँचा फिर 0 हुआ, और यहाँ पहुँचा तो फिर Vm हुआ। तो आप इसका अगर कर्व ड्रा करेंगे ये, तो अगर 0 से चलें, अगर यहाँ से चलें, चालक को यहाँ से चलाएं, तो इसको आप हटा दीजिए, यहाँ से ना चलाइए बल्कि यहाँ से चलाइए। 0 से चलाएंगे तो यहाँ तक आएगा, तो फिर 0 हो जाएगा। 0 माइनस Vm, 0 Vm, 0 माइनस Vm, 0 Vm, फिर 0। इस तरह से अगर इसको आप कर्व ड्रा करेंगे तो आपको ये जो कर्व मिलेगा, इसको प्लस Vm कर लीजिए तो ये माइनस Vm ये हो जाएगा ये।
आप करो ड्रा करेंगे, दिस इज़ ओमेगा टी, दिस इज़ वी, तो आपको मिलेगा ये 2 बार गया है मैक्सिमम धन और 2 बार गया है ऋणात्मक में मैक्सिमम, एक चक्कर में। ये 2 बार गया है प्लस बी एम, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और 2 बार गया है माइनस बी एम, यहाँ पे यहाँ पे, और जीरो कितनी बार गया है, 1 2 3, यहाँ से 4, 1 5 बार है, 1 2 3 4 5, ये तो ये बना एक चक्र लगाने में साइकिल ईएमएफ ये पैदा हुआ। ये पहले कितना साइकिल बना था 1, इस बार कितना साइकिल बना है 2, एक साइकिल ये, दूसरा साइकिल ये। तो 4 पोल थे तो कितने साइकिल बने, P = 4, साइकिल कितने बने 2, P = 2, साइकिल कितना बना 1। अभी हम पोलों की संख्या अगर 6 कर दें, P = 6 कर दें, तो साइकिल बनेगा 3। P = हम अगर 8 कर दें तो साइकिल बनेगा 4। तो इन जनरल नंबर ऑफ साइकिल पर रिवोल्यूशन कितने बनते हैं, जितने नंबर ऑफ पोल होते हैं उसके आधा। कैसे, जैसे 2 पोल था, P = 2 था तो साइकिल कितना बना, उसका आधा 1। P = 4 था तो साइकिल कितना बना, उसका आधा 2। P = 6 है तो साइकिल कितना बना, उसका आधा 3। P = 8 है तो साइकिल कितना बना, उसका आधा 4, यानी P/2। सो नंबर ऑफ साइकिल पर रिवोल्यूशन कितने बनेंगे इन जनरल, P/2 बनेंगे, चाहे ये 2 पोल हो। P = 2 4 6 8 10 जो भी रख लीजिए, इट इज़ ऑलवेज इवन नंबर। पोलों की संख्या कभी विषम नहीं होती है, दे आर ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ 2। तो ये बन गया P/2 साइकिल बनेंगे पर रिवोल्यूशन। तो इसको अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से F = कितना हो जाएगा, P × N/120। दिस इज़ very important formula. This formula relates number of pole, rotation speed in RPM and frequency of generated EMF F = P/N/120। या यहाँ से ऐसे भी लिखते हैं इसको कभी कभी, N = 120 F/P। ये संबंध होता है इन तीनों के बीच में। हमने बताया था कि जनरेटर की स्पीड जब बढ़ा देते हैं तो फ्रिक्वेंसी क्यों बढ़ जाती है। देखिए, स्पीड जैसे ही बढ़ाएंगे आप, N बढ़ेगा। अगर पोलों की संख्या जो भी है वो जनरेटर में वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे तुरंत फ्रिक्वेंसी F जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही आप स्पीड घटाएंगे फ्रिक्वेंसी F तुरंत घट जाएगी। तो मान लीजिए किसी जनरेटर में पोलों की संख्या 2 है, पोलों की संख्या 2 है और हमको 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पैदा करना है, तो कितने आरपीएम पे चलाना पड़ेगा, 120 फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ पैदा करना है हमको। 2 पोल का जनरेटर है जैसे कि ये है, तो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ कब पैदा करेगा, जब N का मान होगा 3000 आरपीएम। तो 2 पोल का जनरेटर या फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ये तब पैदा करता है जब इसको आप 3000 आरपीएम पे चलाते हैं। यू हैव टू रन दिस जनरेटर एट 3000 आरपीएम। अगर आपने 3000 आरपीएम से ज़्यादा स्पीड बढ़ाई, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ से बढ़ करके 51 हर्ट्ज़ 52 हर्ट्ज़ हो जाएगा। यदि आपने स्पीड 3000 आरपीएम से कम किया, 2800 किया, 2900 किया, तो ये जनरेटर में जो जनरेट होगी फ्रिक्वेंसी, उसकी फ्रिक्वेंसी 49 हर्ट्ज़ या 48 हर्ट्ज़ कम हो जाएगी। तो अगर इस जनरेटर से 50 हर्ट्ज़ आपको कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी अगर निकालना है, तो आपको इस जनरेटर को कांस्टेंट 3000 आरपीएम पे ही चलाना पड़ेगा। यू कैन नॉट रन दिस जनरेटर बियॉन्ड दिस आरपीएम, अबव दिस आरपीएम और बिलो दिस आरपीएम। इससे ज़्यादा ले जाएंगे तो भी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, इससे कम लाएंगे तो भी फ्रिक्वेंसी घट जाएगी। तो ये है। और इंडिया में जो जनरेटर सबसे ज़्यादा आरपीएम पे चलने वाले हैं यही हैं, क्योंकि
फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज सभी को पैदा करना है तो यहाँ 50 रखेंगे। तो एन का मान अधिकतम कितना हो सकता है जब पी का मान न्यूनतम होगा। यहाँ तो 50 कर दीजिए, वो फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, दिस इज़ कांस्टेंट। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ही आपको पैदा करना है, ये कांस्टेंट है, नंबर है, 120 एक संख्या है। तो स्पीड जो है अधिकतम कितना हो सकती है जब ये न्यूनतम होगा। पी न्यूनतम कितना हो सकता है 2, इससे कम नहीं हो सकता है। एक पोल का जनरेटर नहीं हो सकता है, बिकॉज पोल कभी अकेले नहीं होता है, दे आर ऑलवेज इन दी मल्टीपल ऑफ 2। तो इंडिया में मैक्सिमम जो जनरेटर की स्पीड होती है 3000 आरपीएम होती है। इससे ज़्यादा आरपीएम पे कोई भी जनरेटर नहीं चलता है। इससे अधिक आरपीएम पे जनरेटर चलेगा तो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगी। सो ऑल दी जनरेटर्स विच आर रनिंग एट हाईएस्ट स्पीड इन दी इंडियन टेरिटरी दे आर 3000 आरपीएम। अगर 4 पोल का जनरेटर होगा जैसे ये, तो कितना आरपीएम पे चलाना पड़ेगा, यहाँ पी की जगह 4 रख दीजिए। ये कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होगा। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही निकालना है, ये भी कांस्टेंट है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 × 50/4। तो चलाना पड़ेगा 1500 आरपीएम पे। तो p इक्वल टू अगर 2 है तो कितने आरपीएम पे चलाना पड़ेगा 3000। p इक्वल टू अगर 4 है तो कितने आरपीएम पे चलाना पड़ेगा 1500। तो जो जनरेटर में 4 पोल होते हैं उनको 3000 आरपीएम पे नहीं चलाना है, उनको 1500 आरपीएम पे चलाने से 50 हर्ट्ज पैदा होती है। अगर 6 पोल है तो इंटू 50/6 कर दीजिए, ये हो जाएगा 1000 आरपीएम। तो 6 पोल का जनरेटर अगर होगा तो 1000 आरपीएम पे चलाना पड़ेगा, ना इससे ज़्यादा ना कम। 8 पोल है अगर तो 120 × 50/8, तो इसको करेंगे तो 750 आरपीएम। 8 पोल का जनरेटर अगर है तो 750 आरपीएम पे चलाना होगा। तो आप देखिए जैसे जैसे आप पोलों की संख्या फील्ड पे बढ़ाते जाएंगे यहाँ, वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी सेम रखने के लिए आरपीएम जो है वो कम हो जाएगा। 1500 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 750 आरपीएम। तो जो स्टीम टरबाइंस होती हैं, टर्बो जनरेटर होते हैं, हाई स्पीड जनरेटर होते हैं जो 3000 आरपीएम पे चलते हैं, उनमें पोल रखते हैं 2। और जो हाइड्रो जनरेटर होते हैं पनबिजली वाले, वो ज़्यादा आरपीएम पे नहीं चला पाते हैं, 400-500 आरपीएम पे चला पाते हैं, तो वहाँ पोलों की संख्या बढ़ा लेते हैं। 10 आरपीएम, 10 नंबर आप पोल या 12 नंबर आप पोल या 16 नंबर आप पोल बढ़ा करके आप कम आरपीएम पे भी उतनी फ्रिक्वेंसी मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो दिस फार्मूला इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। काइंडली रिमेंबर दिस फार्मूला। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ पोल एंड आरपीएम, स्पीड, जनरेटर की स्पीड घूमने की। n क्या है, स्पीड इन आरपीएम हम बता चुके हैं। ये f क्या है, सप्लाई की फ्रिक्वेंसी, जो जनरेट होगा वोल्टेज उसकी फ्रिक्वेंसी है। p क्या है, नंबर ऑफ पोल ऑन फील्ड बनाना पड़ता है ना। यहाँ 2 पोल हैं, यहाँ 4 पोल हैं, 6 पोल हो सकते हैं, 8 पोल हो सकते हैं, 10 पोल हो सकते हैं, 12 पोल हो सकते हैं। तो हर जनरेटर एक ही स्पीड पे नहीं घुमाना है। 50 हर्ट्ज निकालने के लिए आउटपुट, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पैदा करने के लिए सभी जनरेटर को एक ही स्पीड पे नहीं चलाना होता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोल पे। 2 पोल 3000 आरपीएम, 4 पोल 1500 आरपीएम, 6 पोल 1000 आरपीएम, 8 पोल 750 आरपीएम, 10 पोल। इस तरह से आप कैलकुलेट करते जाएंगे, 10 पोल करेंगे 600 आरपीएम। ठीक है, तो इस तरह से 12 पोल करेंगे 500 आरपीएम। इस तरह से आप कैलकुलेट करते जाएंगे। सो कितना आरपीएम पे चलाना है जनरेटर को, आप इस फार्मूले से फिक्स कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।